यूपीएससी के जीएस मेंस पेपर 1 2013 का एक क्वेश्चन है जिसमें इकोनॉमी, सोसाइटी और बहुत सारे जीएस के टॉपिक्स को लिंक करके, अर्बनाइजेशन का टॉपिक है तो ज्योग्राफी से भी लिंक करके क्वेश्चन आया हुआ है और इसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि नीड टू फोकस ऑन टर्मिनोलॉजीज, आप शब्दों पर ध्यान दें कि क्या शब्द है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो उसी पर फोकस करते हुए यहां पर इस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये पूरा यहां मैंने इसका फॉर्मेटिंग प्रिपेयर कर रखा है कि इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। ये 200 वर्ड्स का क्वेश्चन था और उस समय यूपीएससी ने पेपर 1 में 25 क्वेश्चंस पूछे थे। 200 वर्ड्स का एक क्वेश्चन था और कुछ क्वेश्चंस वहां पर उस समय आपको पेपर में जाके आप देख भी सकते हैं। कुछ क्वेश्चन वहां पर उस समय सेक्शन वाइज भी थे, मतलब 100 वर्ड्स के 2 क्वेश्चन दिए थे। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 25 मल्टीप्लाइड बाई 200, ये 5000 वर्ड्स लिखने के बारे में यूपीएससी ने 2013 में, जब मेंस में अमेंडमेंट बहुत बड़ा लेवल पे किया था उस समय इस तरह का प्रोविजन बनाया। अब ये सोचना है कि जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन की स्ट्रेंथ क्या है और इसमें हमें किस तरह का कंटेंट चाहिए, किस तरह का कंटेंट हमें चाहिए। तो जनरली हम लोग क्या है कि फोकस करते हैं फैक्ट पर, फिर हम सब्जेक्ट्स को आइसोलेटेड फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे हिस्ट्री है तो उसको मान लेते हैं कि इसमें हम फैक्ट्स देख लेते हैं, जो किंग्स ने जो किया है, जिस अंपायर में जो बात हुई है उसके बारे में जान लेते हैं। फिर पॉलिटी में इसी तरह से स्टडी किया जाता है, इकोनॉमिक तो सेपरेटली नहीं। जीएस का मतलब है कि उन सभी टॉपिक्स को क्या करें, हम एक साथ लिंक करके पढ़ने की कोशिश करें और जब उसको हम लिंक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तभी उस समय क्या होगा, हमें जो मेंस में आए हुए क्वेश्चन है उनका आंसर हम लिख सकते हैं, है ना। तो हम यहां पर पहले फोकस करेंगे कि की टर्म्स क्या है, की टर्म्स इस क्वेश्चन में क्या क्या है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम्स, यहां पर हमें वेरियस प्रॉब्लम्स पर फोकस करना है। विच ओरिजिनेटेड आउट ऑफ स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, है ना। डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम्स विच ओरिजिनेटेड आउट ऑफ स्पीडी प्रोसेस, राइट, आउट ऑफ स्पीडी प्रोसेस इन इंडिया। इंडिया में स्पीडी प्रोसेस से जो हमारे यहां पर अर्बनाइजेशन हुआ है, यहां पर एक टर्म रह गया सोशल प्रॉब्लम्स, मुझे याद था, है ना। डिस्कस वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स विच ओरिजिनेटेड आउट ऑफ स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन की वजह से, है ना, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, और शहरीकरण कैसा, स्पीडी मतलब तीव्र गति से शहरीकरण के प्रभाव में क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, जन्म लिया है ना। क्या जन्म लिया है, सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याएं जन्म लेती है, उसका हमें यहां पर चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है। तो पहले हम ये बात जानना चाहेंगे कि क्या इंडिया में स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हुआ है, स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हुआ है। तो पहले तो यहां देखेंगे कि अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है, इस टर्म पर थोड़ा फोकस करते हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब है कि एक ऐसा एरिया जहां पर इंडस्ट्रीज और सर्विसेज का क्या किया जा रहा है, डोमिनेशन किया जा रहा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर का, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का जो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज इकोनॉमी की है, वो वहां से धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। अगर ये व्यवस्था बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन का बिल्कुल मतलब नहीं है कि एक विकसित शहर, अर्बनाइजेशन का मतलब है देयर इज टेकिंग प्लेस फर्दर अपलिफ्टमेंट, अपग्रेडेशन ऑफ सिटी। अर्बन सेंटर का अपग्रेडेशन वहां पर कंटिन्यूअस वे में चल रहा है, तो उसको हम कहेंगे अर्बनाइजेशन, राइट। उसको हम क्या कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं। और ये शहरीकरण की बात कहां चल रही है, इन इंडिया में इसकी बात चल रही है ना। और ये किस प्रकार का शहरीकरण है, स्पीडी प्रोसेस। तो समझने की बात है कि इंडिया में क्या स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है।
इंडिया में स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और उस स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन से किस तरह की सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, हमें उस पर यहां पर ध्यान देना है। तो स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया में, है ना, स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया में हुआ है, इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? तो भाई अर्बनाइजेशन के लिए 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कैपिटल, दूसरा टेक्नोलॉजी और तीसरा ह्यूमन रिसोर्स। तो इंडिया के पास ह्यूमन रिसोर्स का कमी नहीं है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स का कमी है ना, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स का कमी है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है। दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी का भी कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है। और थर्ड पॉइंट की बात करें कैपिटल, इसकी भी कमी है। अर्थात ऐसी सिचुएशन जो इंडिया में कैपिटल और टेक्नोलॉजी को तेजी से क्या कर दे, इंट्रोड्यूस कर दे, तेजी से बढ़ा दे, अगर ऐसी सिचुएशन बन के आती है तो यहां पर स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन होगा। इन्वेस्टमेंट यहां अगर एफडीआई होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पर ज्यादा होगा, जिसके पास में कैपिटल है वही इन्वेस्टमेंट करेगा। तो डेवलप्ड इकोनॉमी जो है, वर्ल्ड की डेवलप्ड इकोनॉमीज अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट करती है तो इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, इंडिया का जो अर्बनाइजेशन प्रोसेस है वो स्पीडी हो जाएगा, रैपिड रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया में हो जाएगा। और यहां पर एक बात और समझना है हमें कि जब फॉरेन कंट्रीज जिसके पास ह्यूज कैपिटल, टेक्नोलॉजी एडवांस फॉर्म में है, अगर उसको हम अर्बनाइजेशन के सेक्टर में लेके आते हैं, अर्बनाइजेशन को हम इंटेंसिफाई करने के लिए लेके आते हैं, तो उसके पास में पैसे की कमी नहीं है और टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है। तो जो इंडिया के पास में प्रॉब्लम है वो सभी चीजें वहां पर तेजी से, है ना, हमें वो दे सकता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो हमें इजीली क्या कर सकता है, उन सभी रिसोर्सेज को हमें दे सकता है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, कैपिटल एज वेल एज स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। ये तीनों चीज मतलब इंजीनियर्स, मैनेजर्स, प्रोफेशनल्स, ये हमें क्या है, सभी कंपोनेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं। और ये कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं 1990s में, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में आती है एलपीजी की, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की। ये चीजें आपको आंसर में नहीं लिखना है, लेकिन मैं एक्सप्लेन यहां पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं कि आप समझे कि इंडिया में स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन कैसे हुआ। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की फॉर्म में इंट्रोड्यूस होता है, जिससे पहले भारत की इकोनॉमी एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हम दूसरे से ज्यादा आयात निर्यात नहीं करते, दूसरों को यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए प्रायोरिटी नहीं देते थे, वो सभी चीजें हमने यहां पर ओपन किया, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस उस समय आ गया था। तो उस इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमने यहां इनवाइट करना शुरू किया। अपने लिबरलाइजेशन का मतलब अपने रूल्स को हमने थोड़ा सा ढीला बनाया, कमजोर नहीं कह सकते, उसको ढीला बनाया कि भाई हाँ यहां पर लोग आ सकें। उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करना शुरू किया, चाहे इंडिजिनस हो या फॉरेन हो। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन की बात अगर की जाए तो वर्ल्ड लेवल पर जो फॉरेन एमएनसीज हैं उनको हमने इनवाइट किया कि भाई हमारे यहां आप इन्वेस्टमेंट करिए, उससे हमारे पास में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस होगी और अर्बनाइजेशन भी होगा। तो ये जितने भी प्रोसेसेस होंगी ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के थ्रू, वो सभी चीजें इंडिया में अर्बनाइजेशन को स्पीडी प्रोसेस करेगा। मीनिंग यहां पर यह निकल के आती है कि यह बात जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि इंडिया में स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हुआ है, दैट इज ट्रू। इंडिया में स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हुआ है, यह बात क्या है, ट्रू है, सत्य है। और अगर स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन है तो उससे हमारे पास में किस तरह की सिचुएशन बनती है। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कैपिटल का कमी ना होने से, टेक्नोलॉजी की कमी ना होने से, आज की डेट में देखिए कि इंडिया में बहुत सारे जगह पर नई नई इंडस्ट्रीज लगी है। जैसे पास्को स्टील प्लांट की बात करें जो साउथ कोरिया का पारादीप के पास उड़ीसा के कोस्ट पे स्टैब्लिश किया गया 2011 से, और अभी क्या कहते हैं वो रन कर रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी क्या कहते हैं कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है जो इंडिया में स्टैब्लिश की गई हैं।
फिर हम देखते हैं कि चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कोई भी सिटी हो, इवन छोटे छोटे सिटीज में भी क्या कहते हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। और उन फ्लाईओवर्स के लिए हमारे पास में फॉरेन टेक्नोलॉजीज हमें जो मिल रही है, फॉरेन स्किल्ड हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स जो अवेलेबल होता है, उसी के थ्रू हम अर्बनाइजेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, अर्बनाइजेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर हम ये कंसर्न मान सकते हैं कि जो हमारे पास में एलपीजी का कॉन्सेप्ट था और हमारे पास जो कैपिटल एनहेंस हुआ, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी का अवेलेबिलिटी हुई, इसकी वजह से हमारी स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हुआ। हर जगह हम देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, हम जिसमें बात कर सकते हैं कि रोड्स की बात करते हैं, फ्लाईओवर्स, डिफरेंट टाइप के रेलवे, जैसे मोनोरेल है ना, मोनोरेल की हम बात करते हैं, मेट्रोज की बात करते हैं। ये सभी चीज के लिए हमें फॉरेन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेना पड़ता है ना, फॉरेन स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स का हमें सपोर्ट लेना पड़ता है, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमें यहां पर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये सारी बातें यहां पर है। तो वो सभी चीजें होने के कारण पिछले 20 सालों में हम देखते हैं तो भारत एकदम बदला बदला सा लगता है। भारत के शहर बहुत परिवर्तित हो चुके हैं, बहुत चेंज हो चुके हैं। तो स्पीडी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हुआ है, और जो स्पीडी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हुआ है, ये अनप्लान्ड रहा है, प्रॉपरली प्लान नहीं रहा, है ना, ये अनप्लान रहा। दूसरा है मिनिमम यूज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज यहां पर बहुत कम हो रहा है। अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज कम हो रहा है, इसका मतलब पॉल्यूशन क्रिएटिंग, है ना, पॉल्यूशन क्रिएटिंग हमें डिवाइसेस हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसमें पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट होता है, ऐसी डिवाइसेस का यूज हम ज्यादा करते हैं। उसके बाद में लैक ऑफ ग्रीनरी। हमारे यहां पर इंडिया में बहुत कम ऐसी सिटीज हैं जो प्रॉपरली प्लान्ड हैं, ऑथराइज्ड हैं, और उसमें ग्रीनरी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते समय, कॉलोनाइजेशन करते समय, जब कॉलोनीज हम नई नई बनाते हैं, तो उस समय ग्रीनरी का, पार्क्स का प्रॉपर मेंटेनेंस ध्यान रखते हो। ये सब चीजें बहुत कम जगहों पर की गई है। इसका मतलब वही सब कुछ किया गया है जिससे कि हमारे पास में प्रॉब्लम्स ही बनती चली जाए, है ना। तो ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा, सोशल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा, राइट। तो अब ये बात है कि अगर स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन होगा तो उसमें किस किस तरह की प्रॉब्लम आएंगी। भाई बहुत सिंपली समझते हैं, अगर स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन होगा, स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन होगा, रोड्स बनानी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, बिल्डिंग्स बनानी है ना, इन सभी चीज के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, बहुत सारे तरह के, एजुकेटेड भी, है ना, लेस एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, सभी तरह के हमें ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली हमारे इंडिया में जो रूरल ग्राउंड में ज्यादा लाई करता था, अभी तो खैर लगभग बराबर हो गया है। अर्बन रूरल करंट में अगर हम 2020 की बात करें तो लगभग पॉपुलेशन रूरल अर्बन इंडिया के बराबर हो गई है। लेकिन जिस समय हम 20 साल 25 साल पहले की बात करते हैं तो रूरल एरियाज में पॉपुलेशन ज्यादा थी और अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन कम थी। तो अर्बन सेक्टर की जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है वो रूरल एरियाज से फुलफिल होगा। तो भाई क्या होगा, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होगा। रूरल टू अर्बन अगर माइग्रेशन होगा तो कैसा माइग्रेशन होगा, बेसिकली मेल डोमिनेटेड माइग्रेशन होगा। और मेल डोमिनेटेड माइग्रेशन होने की वजह से, क्योंकि अर्बन एरियाज में जो ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए रूरल एरियाज से बहुत सारे आपको लेबर्स से लेकर एजुकेटेड जो आपको मैनेजरियल स्किल रखने वाले इंजीनियर्स, वो सभी माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में आएंगे। और जब अर्बन एरियाज में आते हैं तो अर्बन एरियाज में आने के बाद उनके सेटलमेंट का इश्यू होगा। और फिर हमने क्या कहा कि जब यहां पर मेल डोमिनेटेड माइग्रेशन होता है, मतलब बेसिकली माइग्रेशन किसका हो रहा है, मेल का हो रहा है, तो गांव में मेल का नंबर रिड्यूस हो जाएगा, वहां पर पॉजिटिव सेक्स रेशो, फीमेल्स का नंबर ज्यादा। और अगर हम अर्बन एरियाज से बात कर देते हैं, मेल का नंबर ज्यादा हो जाएगा। और या अर्बन एरियाज में नेगेटिव सेक्स रेशो और रूरल एरियाज में पॉजिटिव सेक्स रेशो, दोनों जगह पर सेक्स रेशो इम्बैलेंस हो गया। बैलेंस सेक्स रेशो से सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा, लेकिन इम्बैलेंस सेक्स रेशो, चाहे पॉजिटिव सेक्स रेशो हो या नेगेटिव हो, दोनों ही क्या करता है, सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, राइट। दोनों ही सोशल प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, बर्थ देगा यहां पर। तो हम ये समझ सकते हैं सिंपली कि हमने जब रूरल टू अर्बन मेल डोमिनेटेड माइग्रेशन किया तो उससे सोशल प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होगी।
और कुछ समस्याएं हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कई सारे पॉइंट्स में हमने डिस्कस यहाँ पर मेंटेन किया है। तो सोशल प्रॉब्लम्स को देखते हैं। पहला पॉइंट है ब्रेकिंग अप ऑफ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इवन इन द रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है क्या होगा, टूटने लगेगा। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम टूटने लगेगा। यहां पर ये एक क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे कंपोनेंट को यहां पर जीएस के टच करना होगा। बहुत सारे जो डायमेंशंस है उसको यहां पर टच करनी होगी, उसके बाद में इस आंसर को लिखा सकता है। एक तो है कि पॉइंट को याद कर लिया जाए, दूसरा इस पॉइंट को रियलाइज कर लिया जाए कि क्योंकि इस क्वेश्चन में इस पॉइंट का अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन कोई मिलता जुलता होगा, कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा, उससे रिलेटेड भी इस पॉइंट का वहां पर यूज किया सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड को ओपन करना होगा, है ना। ओपन करके जब चीजों को सोचेंगे तो भाई ब्रेकिंग अप ऑफ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इवन इन रूरल एरियाज कैसे होगा। ऐसे होगा कि जो गांव से, विलेजेस से मेल डोमिनेटेड माइग्रेशन हुआ, मेल्स का नंबर रिड्यूस हुआ, जो गांव से अर्निंग करने के लिए आएगा, है ना। भाई एक परिवार में 10 लोग हैं, उसमें 4-5 मेल है और उतना ही फीमेल है। तो अगर 2 पुरुष वहां से कमाने के लिए, जॉब के लिए अर्बन एरियाज में आता है, तो उसकी इनकम बन गई, उसके पास में मॉनेटरी एकोमुलेशन होगा, मॉनेटरी कंसंट्रेशन होगा, और जब उसके पास पैसा आएगा तो उसका थॉट चेंज होगी, उसका लिविंग सिस्टम चेंज होगा। और जब लिविंग सिस्टम चेंज होगा तो बाकी जिन अपने 3 लोगों को, 2 लोगों को घर में छोड़ के आया है, उनके साथ वो चेंज नहीं, तो थॉट में गैप आने लगेगा। और जो थॉट में गैप क्रिएट होगा, उस थॉट में गैप क्रिएट होने से फैमिली स्प्लिट हो जाएगी, फैमिली क्या होगी, ब्रेक होने लगेगी। ये इस तरह की समस्या सिस्टम्स यहां पर बनेंगे, है ना। एक तो इकोनॉमिक गैप भी बनेगा, एक ही फैमिली में इकोनॉमिक गैप क्रिएट होने लगता है, इससे भी प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ब्रेकिंग अप ऑफ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इवन इन द रूरल एरियाज में भी आप कह सकते हैं कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ब्रेक होने लगेगा। अगर 2 भाई हैं तो अलग अलग रहेंगे, 6 भाई हैं तो अलग अलग रहेंगे, 4 भाई हैं तो अलग अलग रहना शुरू कर देंगे, है ना। ये स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन की वजह से, अगर स्पीडी प्रोसेस अर्बनाइजेशन नहीं होता तो धीरे धीरे करके सभी को शिक्षा मिलती, है ना, सभी जगह पर बैलेंस डेवलपमेंट होता, इम्बैलेंस डेवलपमेंट का सिनेरियो नहीं बनता। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम, डाइवोर्स हैज बिकम मोर कॉमन। ये जो कंपोनेंट है एक्चुअली ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत सारी डायमेंशंस को मिला के, कंपोनेंट को मिला के ये चीज बनेगी। डाइवोर्स का जो सिचुएशन है उसके लिए कोई एक पहलू नहीं होगा, कोई एक घटक नहीं होगा, बहुत सारे घटक होंगे, लेकिन उस घटक में से स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन का रोल हो सकता है ना। मेल डोमिनेटेड माइग्रेशन होने से मेल का फैमिली के साथ में ना रहना भी एक सिचुएशन बनती है, जिसकी वजह से डाइवोर्स का कंडीशन बन सकती है। हाउसिंग प्रॉब्लम इन अर्बन एरियाज, जब रैपिड अर्बनाइजेशन है तो रैपिड माइग्रेशन भी होगा, और जिस रेट से माइग्रेशन होगा उस तरह से सोशल वेलफेयर ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं क्रिएट होंगे, या जो भी रूरल एरियाज से माइग्रेट करके अर्बन रीजन में पहुंचेगा वो तुरंत अपने लिए घर मकान तो नहीं बना लेगा, है ना। तो निश्चित सी बात है कि हाउसिंग प्रॉब्लम इन अर्बन एरियाज क्रिएट होगी, रूरल एरियाज में हाउसिंग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने जा रही। फिर उसके बाद कंडीशन ऑफ होमलेस and people are compelled to live along and on footpath during night at least. होम, अगर सपोज करिए हाउसिंग का प्रॉब्लम है, तो हाउसिंग का प्रॉब्लम है कि लोगों के पास घर नहीं होगा, रहने के लिए घर नहीं होगा, यही तो ऐसा नहीं कि 10-10 मकान होंगे, घर नहीं होगा, यही हाउसिंग प्रॉब्लम है। और हाउसिंग प्रॉब्लम अर्बन एरियाज में होने का मतलब है कंडीशन ऑफ होमलेस। होमलेस घर लोगों के पास नहीं होंगे अपने, है ना, या तो रेंट पे रहेंगे, और रेंट पे भी अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उस समय उनको, है ना, फुटपाथ पे रहना होगा। तो वही चीज मैंने आगे मेंशन किया। एंड पीपल आर कंपेल्ड, मजबूर हैं, टू लिव अलोंग एंड ऑन फुटपाथ ड्यूरिंग नाइट एटलीस्ट, कम से कम रात के समय वो फुटपाथ पर या फिर फुटपाथ के आसपास जो खाली जगह होगी उस पर रहने के लिए क्या होंगे, कंपेल्ड होंगे, मजबूर होंगे। ओवर क्राउडेड सिटीज कैसी होंगी, ओवर क्राउडेड हो जाएगी, क्योंकि अगर हम ये कह देते हैं कि एक ये शहर है
स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन से पहले का ये शहर है। यहां पर 5,000 या सपोज कर लीजिए 50,000 लोग यहां पर रहते हैं, ठीक है, 50,000 पीपल यहां पर रहते हैं। और जब स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन नहीं था तब ये कंडीशन है, और जब स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में यहां पर 2 लाख लोग हो जाएंगे। और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ेगी उस हिसाब से इसका साइज नहीं बढ़ेगा, और साइज नहीं बढ़ेगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, ओवर क्राउडेड सिटीज होती चली जाएंगी, ओवर क्राउडेड सिटीज होती चलेंगी। प्रमोशन ऑफ एल्कोहलिज्म एंड राइट्स, एल्कोहलिज्म और राइट्स दंगों की समस्या वहां पर होती चली जाएगी, है ना। 6 पॉइंट के बाद में नेक्स्ट है 7th पॉइंट, ग्रेटर गैप इन जेंडर। जो गैप है उसमें जेंडर में गैप होता चला जाएगा, मतलब जो मेल और फीमेल है उसके नंबर में क्या होगा, बहुत बड़ा गैप बनता चला जाएगा। दैट इज ह्यूज पॉजिटिव सेक्स रेशो इन, ह्यूज पॉजिटिव सेक्स रेशो इन cities, huge negative sex ratio in cities and positive ratios in the rural areas, ये कंडीशन क्रिएट होगी। इसके बाद में केसेस ऑफ रेप एंड मर्डर बढ़ेंगे कहां पर, अर्बन एरियाज में। रेप एंड मर्डर के केसेस बढ़ेंगे अर्बन एरियाज में। इस चीज को भी हम लोग आसानी से, है ना, देख सकते हैं। दिल्ली में कई सारे निर्भया केस से लेकर और बहुत सारे केसेस आपके सामने बड़े बड़े केसेस दिखाई देंगे। इंटेंसिफिकेशन ऑफ चाइल्ड एंड वुमन, है ना, चाइल्ड वुमन अब्यूज। यहां पर अगर रेप का केसेस हो रहा है तो वो वुमन अब्यूज ही कहलाएगा। महिलाओं से काम करवाना, जो घरों में जाके काम करती हैं उससे रिलेटेड, है ना, और उसको सही से पेमेंट ना करना। बच्चे होटल पर प्लेट कब धोते हैं, है ना, वो भी क्या है, चाइल्ड लेबर अब्यूज हो सकता है ना। तो इस तरह की समस्या है। फिर उसके बाद में ज्यादातर दिखाई देगा कि बच्चे और महिलाएं, है ना, दे आर इन्वॉल्व इन बेगिंग, है ना, बेगिंग में क्या है वो इन्वॉल्व है। तो ये क्या है, वुमेन चाइल्ड अब्यूज की कंडीशंस यहां पर डेवलप होती हैं। इम्बैलेंस डेवलपमेंट, इम्बैलेंस डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जिस जगह पर नेचुरल रिसोर्स लाई करेगा, नेचुरल रिसोर्स इन द सेंस मेटेलिक मिनरल्स की हम बात करते हैं, क्रूड ऑयल की बात करते हैं, जहां पर ये चीजें होंगी उसका प्रोडक्शन किया जाएगा, साथ में इंडस्ट्रीज लगेंगी, रिफाइनरी लगेगी, स्टील, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज वहां पर कंपनीज लगेगी, और उन जगहों पर क्या होगा, इन माइग्रेशन ज्यादा होगा। तो जो एरिया पहले रूरल था, जहां पर पहले फॉरेस्ट कवर लाई करता था, आज वहां पर इंडस्ट्रीज लग गई और वहां पर बहुत सारा पॉपुलेशन कलेक्ट हो गई, पीपल गैदर हो गए, तो वहां पर ओवर पॉपुलेशन की कंडीशन हो गई। तो इम्बैलेंस डेवलपमेंट जो है ये भी क्या करता है, एक बढ़ावा देता है चीजों को, किस चीज को, कि भाई कैसे वहां पर, है ना, जो सोशल प्रॉब्लम्स है क्रिएट होगी। तो इम्बैलेंस डेवलपमेंट का सिचुएशन बनता है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं आप देख सकते हैं कि मिलेगा कहां पर, सोशल प्रॉब्लम्स के रूप में, और भी कुछ इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स से। अब हम ये देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है ना। तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना होगा कि पहला पॉइंट है कि प्लान्ड एफर्ट देना चाहिए हमें, है ना। क्या देना चाहिए, प्लान्ड एफर्ट। जो सिटीज या अर्बनाइजेशन किया जा रहा है उसको एक प्लानिंग के थ्रू किया जाए। वहां पर कितना पॉपुलेशन सेटल करना है, कितने इंडस्ट्रीज लगनी है, उसी के हिसाब से हाउसिंग की व्यवस्था हो, उसी के हिसाब से ग्रीनरी का अरेंजमेंट किया जाए, पॉल्यूशन को चेक एंड बैलेंस किया जाए, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सभी चीजों को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। कि प्लान्ड एफर्ट देना होगा इसके लिए। एनकरेजमेंट ऑफ स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज। भाई एक बहुत बड़ा शहर क्यों बनाया जाए, व्हाट इज द नीड ऑफ मेगापोलिस। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिटी बनाने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिटी बनाने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटीज क्रिएट करना जरूरी है। पॉल्यूशन फ्री अर्बन सेटलमेंट्स, पॉल्यूशन फ्री सिटीज क्रिएट करने की जरूरत है, लार्जेस्ट सिटी बनाने की जरूरत नहीं है।
जितनी बड़ी सिटी होगी वहां पर उतनी ज्यादा समस्या होंगी, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, इन्वायरमेंटल, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है वो उतनी ज्यादा उन जगहों पर होंगी जितना बड़ा शहर होगा। अभी कोरोना का जो सिस्टम चल रहा है 2019 में स्टार्ट हुआ चाइना से, और 2020 में हम देखते हैं मई जून के महीना में तो इंडिया से लेकर यूएसए जितनी भी कंट्रीज है उसमें इसका नंबर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो किन जगहों पर कोरोना केस ज्यादा है, जहां अर्बनाइजेशन ज्यादा हुआ है। इंडिया में अगर हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, और हम अगर स्टेट्स में तमिलनाडु की बात करते हैं, है ना, दिल्ली का, तो ये सभी क्या है, इनमें बहुत सारे कोरोना के केसेस जून तक डेवलप हो गया 2020 में, है ना। तो कहने की बात यह है कि प्रॉब्लम्स ज्यादा वहां होंगी जहां पर शहर बड़ा होगा। इन सीजन ऑफ कोरोना रूरल पीपल आर एंजॉयिंग देयर लाइफ एज यूजुअल। उनका जीवन वैसा ही है लगभग, उनके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सिस्टम क्या है, हमें यह समझना होगा कि सिटी का साइज क्या रखें और सिटी को एक प्लान्ड तरीके से रखा जाए। सिटी को एक प्लान वे में लेके चलना है। सिटी को ऐसे नहीं करना कि कहीं कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, राइट। ये सभी चीजों पर हमें यहां पर ध्यान देना होगा। तो एनकरेजमेंट ऑफ स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज। थर्ड पॉइंट, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। जो क्षेत्रों का विकास हो वो संतुलित समान हो। गांधी जी का हमारा यही क्या था, एक विचार था कि समान संतुलित विकास पूरे देश का हो, जिससे कि सभी को समान अवसर प्राप्त हो सके, सेम अपॉर्चुनिटी ऑफ देयर डेवलपमेंट, देयर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड टू मेक द नेशन प्रॉस्परस, राइट। तो हमने ये कहा कि एनकरेजमेंट ऑफ स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज, देन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट, ये सॉल्यूशन है इसका, एनहेंस्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। एनहेंस्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नमेंट शासन और प्रशासन का जो योगदान है ये बढ़ाना होगा। जो बड़े बड़े शहर हैं जिनमें, या छोटे भी शहर हैं, तो जहां पर पॉपुलेशन हमें दिखती है कि कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्राउडेड है, वहां पर हमें एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा, राइट। एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी इवन इन रूरल एरियाज, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज इवन इन रूरल एरियाज, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें क्या करना होगा, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज देनी होगी। एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज मतलब जो हमारे क्या कहते हैं, रोजगार की सुविधा ग्रामीण स्तर पर भी उत्पन्न की जानी चाहिए, राइट। ये आपका फिफ्थ पॉइंट होता है। सिक्स पॉइंट हम देखते हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ गांधीयन फिलॉसफी, दैट इज डेवलपमेंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। गांधीयन फिलॉसफी का हमें, जो गांधी जी का हमारे विचारधारा थी, थॉट थी, हमें उस पर वर्क करना होगा। गांधी जी ने फ्रीडम के टाइम पर, व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, he advocated, means Mr. Gandhi advocated that India is the country of rural villagers, right. So there should be the development of the firstly rural areas, because maximum population reside in rural areas. गांधी जी का अपना विचार था कि अधिकतम जनसंख्या जो है हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती, आजादी के समय पर 80-90% जनसंख्या उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। तो अगर देश कैसे बनता है, देश बनता है लोगों से, और लोग कहां थे, गांव में थे। और जब लोग गांव में थे, देश लोगों से बनता है, तो डेवलपमेंट हमें किसका करना है, देश का। और देश कहां है, गांव में है, और लोगों से बनता है। मतलब है कि हमें फोकस कहां करना चाहिए, रूरल एरियाज में, उसके डेवलपमेंट के लिए। वहां पर हमें एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी जनरेट करनी चाहिए, जिससे कि माइग्रेशन वहां से कम हो। एग्रीकल्चर पर हमें इंटेंस फोकस देना चाहिए, जिससे कि प्रोडक्टिविटी वहां पर प्रॉपर रहे, और उनको स्कैर्सिटी फील ना हो, राइट। तो ये सभी चीजों पर हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गांधीयन फिलॉसफी, दैट इज द डेवलपमेंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। हम नीचे से ऊपर की तरफ डेवलपमेंट करेंगे। अगर 80% लोग किसी देश के विकसित हो जाते हैं, तो 20% ही तो रह गए।
लेकिन हम अगर अर्बन एरियाज का, जब सिटीज का डेवलपमेंट करेंगे तो 80% रह जाएंगे, तो 20% का डेवलपमेंट हुआ। वही सीन इंडिया में आज दिखाई देता है कि 20% पीपल, 15% पीपल इंजॉइंग देयर लाइफ इन द बेस्ट वे एंड रिमेनिंग लिविंग इन द वर्स्ट वे, लिविंग इन द वर्स्ट वे, राइट। तो हम यहां पर देखते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ गांधीयन फिलॉसफी, दैट इज डेवलपमेंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। 7th पॉइंट, पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की नीति लाना है। वही बात कि छोटे छोटे शहर बनाए जाए, कस्बे बनाए जाए, छोटे छोटे शहर बनाए जाए और कस्बे बनाए जाए, जिससे कि माइग्रेशन रुके। 10-15 गांव, 20 गांव के पास में एक कस्बा डेवलप किया जाए, जहां पर गांव वालों को उस कस्बे से शहर जैसी सुविधा को प्रदान कर सके। इस तरह का वर्क किया जाए। विलेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, इस पर फोकस किया जाए कि जो सिटी के लोग हैं वो गांव देखें और वहां की सिचुएशन को समझें और वहां की बातों को जाने, और जो पॉल्यूशन में रह रहे हैं फ्रेश एनवायरमेंट में रहने का उनको चांस मिले, राइट। सो विलेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, इस पर फोकस किया जाना चाहिए। एंड द 9th पॉइंट इज द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी। एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने की जरूरत है। अगर एग्रीकल्चरली रूरल पीपल प्रॉस्परस हो जाता है तो उसको अर्बन एरियाज में माइग्रेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, अर्बन एरियाज में माइग्रेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। इसी तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया था इसका रेंज कितना बड़ा है। यहां पर कहीं पर भी कोई एक लिमिटेशन नहीं है कि जिसको आप दी एंड कर सकते हैं। अनेकों पॉइंट्स को, जितने भी सब्जेक्ट के सिलेबस के पॉइंट है उन सभी को हमने यहां पर जोड़ा। गांधीयन फिलॉसफी की बात करते थे, हिस्ट्री से पॉइंट निकल के आता है। गांधीयन फिलॉसफी की बात करते थे, हिस्ट्री से पॉइंट निकल के आता है। और जब हम पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो पॉलिटी की बात आती है। गवर्नमेंट प्लानिंग करेगा डिसेंट्रलाइजेशन का, प्लान एफर्ट देना है, राइट। और जो यहां पर बात करते हैं हम कि भाई बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, एनहेंस्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी का पॉइंट है ये, राज्य व्यवस्था। तो जब इन सभी पॉइंट्स को हम जब सम करते हैं इन सभी पॉइंट्स को जब हम सम करते हैं तो सम करने से इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो स्टूडेंट फ्रेशर्स है उनको ये बात समझ में थोड़ा सा क्या पता कम है, फोकस करने की जरूरत है, समझ में जरूर आएगा। लेकिन हमें पहुंचना इसी लेवल पर है, हमें पहुंचना इसी लेवल पर है। और जब इस लेवल को हम अचीव करना स्टार्ट कर देते हैं और इस पर वर्क करते हैं कुछ समय के लिए, साल 6 महीने के लिए, तब हमारी यूपीएससी की वो प्रिपरेशन होती है कि हमें 1000 सीट्स में से 1 सीट मिलने का चांस बन जाता है। लेकिन अगर हम इस लेवल पर आके, प्रैक्टिस हमें लो लेवल पर नहीं करना है, प्रैक्टिस हमें इस लेवल पर आगे करनी है। जब हम इस लेवल पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा वो स्टेटस मेंटेन रहेगा, तब हमारे वर्किंग सिस्टम को फायदा मिलेगा, तब हम रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, है ना। तो इस तरह से मैं आगे भी और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा, है ना। इसे पूरा वीडियो देखें आप और एंजॉय करें। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।